काल एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। तो जय हिंद गाइज एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपने स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों पे असर पड़ा, तो दिल्ली में भी एक गौरव बंसल नाम का शख्स जिसकी उम्र 40 साल, कड़कड़डूमा कोर्ट के करीब उनकी एक ग्रोसरी की दुकान, राशन शॉप, बीवी बच्चे परिवार में कोरोना से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। अच्छी खासी ज़िंदगी थी उनकी, गाड़ी भी थी उनके पास, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर कोरोना आया, चीज़ें बदली, गौरव बंसल की ज़िंदगी पर भी असर पड़ा। बिजनेस ठप हो गया। दुकान में राशन और सामान लेने के लिए उन्होंने कुछ उधार ले रखा था। अब सामने से आमदनी है नहीं, चुकाएं कैसे? धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। इस बीच में उन्होंने 6 लाख रुपए लिए बैंक से, पर्सनल लोन कि कुछ कुछ करके चुका देंगे और बाकी जो पर्सनल लोन है वो भी किस्त भरते जाएंगे। लेकिन बदनसीबी ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। जब उन्होंने बैंक से लोन लिया, पर्सनल लोन लेने के 1 महीने के अंदर ही उनके क्रेडिट कार्ड से 3.5 लाख रुपए किसी ने विड्रॉल कर लिया। ये उनके साथ फ्रॉड था। अब 6 लाख एक शख्स ने लोन लिया ताकि कर्ज उतार सके और उसमें से आधे पैसे यानी 3.5 लाख रुपए उनका कोई गबन कर ले, फ्रॉड कर ले, तो परेशानी और बढ़ जाती है। गौरव बंसल के साथ हुआ, वो और परेशान हो गए। उन्होंने इस मामले में पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी लिखाई कि ऐसे से उनके साथ फ्रॉड हुआ है। पुलिस अपना काम कर रही है, उधर पैसे मिल नहीं रहे, इधर रोजगार बंद है, ठप है। जो काम करने वाले लड़के हैं उनको भी तनख्वाह देना मुश्किल है। कर्जदार तकाजा कर रहे हैं। कुल मिलाकर ज़िंदगी अचानक पलट गई थी गौरव बंसल की। एक हंसता खेलता परिवार जो था, उसमें अब गौरव बंसल डिप्रेशन में आ गए कि ज़िंदगी की गाड़ी को आगे कैसे चलाएं। और इस कदर डिप्रेशन में आए कि उन्हें डिप्रेशन की दवा लेनी पड़ी, डॉक्टर को दिखाना पड़ा। थोड़ा वक्त बीता पर यह डिप्रेशन कम नहीं हुआ। इधर गौरव बंसल ने एक बीमा भी करा रखा था, इंश्योरेंस, करीब 1 करोड़ रुपए का। इतना ज़्यादा उनके ऊपर तनाव आया कि गौरव बंसल को लगा कि कर्जदारों के तकाजे से बार बार बड़ा असर पड़ रहा है, उससे अच्छा है कि इस ज़िंदगी से ही छुटकारा पा ले। गौरव बंसल ने खुदकुशी करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर उसे अचानक उन्हें ख्याल आया कि मैं तो मर जाऊंगा, मेरे परिवार का क्या होगा? कर्ज का बोझ अब उनके सर पे चला जाएगा मुझसे हटकर, और वो कहाँ से चुकाएंगे? उनकी पत्नी कहाँ से चुकाएंगी? बच्चे छोटे हैं, कहाँ से चुकाएंगे? ये चीज़ें जब ख्याल में आई तो फिर गौरव बंसल ने कहा कि खुदकुशी करना कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि एक और परिवार को डबल सदमा हो जाएगा। एक तो वो खुद कमाने वाला चला गया, दूसरा कर्ज अपने बीवी और बच्चों पे छोड़ गया। तो उन्होंने खुदकुशी का आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन परेशानी इतनी थी और शायद उन परेशानियों का सामना करने की हिम्मत दिन ब दिन कम होती जा रही थी। गौरव बंसल ने कहा कि अब क्या करें? तकाजा करने वाले लगातार तकाजा कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। ऐसे ही पल में गौरव बंसल ने एक हल निकाला जो किसी भी कीमत पे मैं जायज़ नहीं ठहरा सकता, बल्कि जितने भी मेरे क्राइम तक के फैमिली के मेंबर इस वक्त सुन रहे हैं, मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कहता हूँ, ज़िंदगी में जद्दोजहद, ज़िंदगी इम्तिहान का नाम है। अच्छे और बुरे दिन दोनों आते हैं और ये एक वक्त है जो गुजर जाता है, लेकिन ज़िंदगी अनमोल है और उस ज़िंदगी को हम अगर किसी को दे नहीं सकते तो हमें उसको छीनने का भी हक नहीं है। तो कभी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन गौरव बंसल की परेशानी ये थी कि वो बेहद परेशान और इस तनाव और दबाव को वो झेल नहीं पाए। खुदकुशी करते तो परिवार वालों पे डबल वो आ जाता, और दूसरा उनको ये भी मालूम था, पढ़े लिखे थे, कि अगर मैं सुसाइड करता हूँ तो मुझे इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे मेरे परिवार को, और परिवार को पैसे की ज़रूरत थी। उन्हें लगता था उनकी मौत के बाद इंश्योरेंस के जो पैसे मिलेंगे उससे शायद कर्जदारों के कर्ज उतार दिए जाएंगे। बहुत सोचने के बाद गौरव बंसल ने इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए एक तरीका सूझा, और तरीका ये था अपनी ही जान लेने का, लेकिन अपने हाथों से नहीं, किसी और के हाथों से। खुद से जान लेना मतलब खुदकुशी, किसी और के हाथों से जान लेना मतलब कत्ल। और कत्ल के ज़रिए गौरव बंसल को लगता था कि बहुत सारी चीज़ों के मसले हल हो जाएंगे। इसके बाद प्लानिंग शुरू होती है। गौरव बंसल की जहाँ पे दुकान थी वहाँ पे कुछ और लोग थे कड़कड़डूमा के पास, और उन्हीं में एक लड़का टेलर था और एक नाबालिग लड़का था जिसकी उम्र करीब 16 साल थी। जान पहचान थी,
गौरव बंसल बातचीत करते थे। एक दिन उस नाबालिग लड़के से गौरव बंसल ने अपने मन की बात कही। कहा कि मेरे परिवार पे तुम एक एहसान कर दो। उस नाबालिग को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। उसने कहा कैसे? उसने कहा मैं पैसे दूंगा, तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो मेरा कत्ल कर दे। अब ये बात सुनकर कोई भी, चाहे वो क्रिमिनल भी हो, थोड़ा सा चौंकेगा, इसलिए कि सुपारी लेकर कत्ल करना और बाकी चीज़ों की एक वजह होती है और आमतौर पर सुपारी दूसरों के लिए दी जाती है। या एक शख्स है जो कह रहा है कि मैं पैसे दूंगा, मेरा कत्ल करा दो, मेरी जान ले लो, मेरे परिवार पे एहसान होगा, और बाकायदा पैसे भी दे रहा है। उस नाबालिग को कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी उसने कहा ठीक है। जब कई दौर की बात हुई, फिर उसने अपने 3 साथियों को चुना और ये तीनों बालिग थे। एक सूरज, ये भी जस्ट बालिगी हुआ ही था, 18 साल उम्र, और ये एक स्टूडेंट था। दूसरा एक मनोज जिसकी उम्र 21 साल थी, और तीसरा एक सब्जी बेचने वाला रेहड़ी पर सुमित 26 साल। ये तीनों ही गरीब थे और वो जो लड़का नाबालिग था वो भी गरीब था। गौरव बंसल ने बात की कि हमारा कत्ल कर दो, परिवार पर एहसान होगा, और इससे मेरे बीमे का पैसा मेरे परिवार वालों को मिल जाएगा जिससे वो कर्ज उतार देंगे। नाबालिग ने अपने 3 दोस्तों से बात की, तीनों तैयार हो गए। इसके बाद पहला प्लान खुद बताया गौरव बंसल ने कि मुझे गोली मार देना। अब ये लोग देसी कट्टा ख़रीदने के लिए गए। एक जो इलीगल तौर पे बेचते हैं उसके पास पहुंचा ये नाबालिग। उसने कहा कट्टा ख़रीदना है, लेकिन दुकानदार ने उसकी उम्र और उसको देखते हुए कि बच्चा है, फंसने का भी डर है, उसने उसको रिवॉल्वर या कट्टा देने से मना कर दिया। वो चला आया। अब दूसरे आइडिया सोचने लगे। गौरव बंसल को पता चला रिवॉल्वर मिल नहीं रहा और किसी के पास है नहीं, गोली कैसे मारी जाए। दिन बीतता जा रहा है, डिप्रेशन का शिकार। फिर गौरव बंसल ने कहा कि एक काम करो, गोली मत मारो, तुम मुझे गला घोंट कर मार दो और रस्सी से मेरा गला घोंट दो। उस नाबालिग ने अपने 3 साथियों से बात की, बताया कि वो इस तरह से कह रहे हैं। वो तीनों तैयार हो गए। अब इसके बाद आखिरी काम बाकी था। दिन चुना गया 10 जून 2020, जिस दिन गौरव बंसल को मरना था, और मारना था 4 लोगों को। ये पहला ऐसा शायद मामला है जिसमें गौरव बंसल ने अपने कत्ल के लिए खुद पहले रस्सी खरीदी। रस्सी खरीदकर वो अपने पास रखा उसने। इसके बाद उस नाबालिग के थ्रू ही वो सारे लोगों से बात करता था। उस नाबालिग को उसने बताया कि 10 जून की सुबह 8:30 बजे दिल्ली में एक नजफगढ़ इलाका है, वहाँ पे पास में एक सुनसान जगह है, वहाँ पे एक छोटी सी नदी है, थोड़ा सा जंगल टाइप है। बोला 8:30 बजे तुम अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचो। 10 जून सुबह 8:30 बजे जगह खुद बताई गौरव बंसल ने। इसके बाद गौरव बंसल के पास अपनी गाड़ी थी, लेकिन गौरव बंसल अपनी गाड़ी से नहीं गया। उसने ऑटो या जो भी गाड़ी पकड़ी, उससे अपने घर से निकला। गौरव बंसल रहता यहाँ पे आईपी एक्सटेंशन में है, ईस्ट दिल्ली में है। उसके बाद वो 10 जून की सुबह 8:30 बजे जो जगह बताई थी वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ वो चारों लड़के जो थे इंतज़ार कर रहे थे। वो उन्हें रस्सी देता है और कहता है इस रस्सी से मुझे गला घोंट के मार देना और मेरी लाश को पेड़ पे टांग देना। वो चारों फिर एक बार सुनते हैं और सोचते हैं कि क्या वाकई ये मजाक है क्या है, लेकिन उससे पहले वो 90,000 रुपये अपने कत्ल की सुपारी उन चारों को देता है, 90,000। कहता है ये तुम पैसे रखो, ये मेरे कत्ल के लिए, और तुम लोगों पे मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे परिवार की मदद कर रहे हो मुझे मारकर। ये कहते हुए उसने रस्सी दी। फिर उसके बाद वहाँ से निकलने से पहले जब वो 8:30 बजे मौके पे पहुँच रहा था, ये लगातार उस नाबालिग के संपर्क में था। तो गौरव बंसल उसे कॉल करता है अपने मोबाइल से, मौके पे पहुँचता है, 90,000 रुपये देता है। इसके बाद उन 4 में से 2 लड़के गौरव बंसल की ही लाई रस्सी से उसका गला घोंटते हैं। मरने से पहले गौरव बंसल ये भी कहता है कि मेरी शिनाख्त जो है, आईडी कार्ड, वो मेरा आधार कार्ड है, तो तुम मेरी लाश के पास ही रखना ताकि जब भी कोई आए या पुलिस आए
तो मेरी शिनाख्त आसानी से हो जाए। ऐसा ना हो कि मेरी लाश ही ना मिले और जिस मकसद से मैं मर रहा हूँ वो मकसद ही नाकाम हो जाए। तो मेरी लाश की आइडेंटिटी ज़रूर होनी चाहिए, और इसीलिए वो बाकायदा अपने साथ अपना आईडी लेकर आया था, आधार कार्ड। आईडी को उसने अपने पास रखा। उसके बाद कहा था जहाँ पे मेरी लाश को तुम पेड़ पे टांगोगे वहीं नीचे आईडी रख देना। 2 लड़कों ने गला घोटा। गौरव बंसल अपने ही कत्ल के लिए खुद कातिल को चुना था और उन्होंने गौरव बंसल का कत्ल किया। गला घोटने के बाद गौरव बंसल की लाश को उन्होंने पेड़ से टांग दिया, और जैसा गौरव बंसल ने कहा था उन्होंने उसकी आईडी को उसी के नीचे रखा, और उसके बाद चारों वहाँ से निकल गए। 90,000 रुपये चारों ने आपस में बराबर बराबर बांट लिए। बात आई गई हो गई। इधर 10 जून की रात तक जब गौरव बंसल घर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी परेशान हुई। गाड़ी भी घर पे थी, दुकान वैसे ही बंद थी कोरोना की वजह से। रात 12:30 बजे के आसपास उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई कि उनके पति गायब है। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस इधर उधर ढूंढती रही, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगले दिन सुबह किसी राहगीर ने नजफगढ़ में उस पेड़ के नीचे एक लाश टंगी देखी और पुलिस को 100 नंबर पे कॉल किया। पुलिस की टीम पहुंचती है, लाश को उतारती है, पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। आइडेंटिटी कार्ड उनको मिल चुका था, आधार कार्ड। इस दौरान में नजफगढ़ पुलिस आईपी एक्सटेंशन में जहां उनका घर था वहां की पुलिस से संपर्क करती है, कहती है एक बॉडी मिली और साथ में आईडी कार्ड मिला है। चूँकि यहाँ मिसिंग की रिपोर्ट ऑलरेडी दर्ज थी, पुलिस की टीम यहाँ से वहाँ जाती है उनके परिवार के लोगों को लेकर। वो लाश की शिनाख्त कर लेते हैं, मरने वाला गौरव बंसल ही था। इसके बाद पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। गौरव बंसल का मोबाइल भी उन्हीं के पास था। पुलिस मोबाइल के डेटा को खंगालती है। आखिरी कॉल एक लड़के के नाम पे था, उस कॉल को ट्रेस करती है, उस लड़के तक पहुंचती है। वो लड़का कोई और नहीं, वही नाबालिग था जिससे गौरव बंसल ने अपनी मौत से आखिरी बार पहले मौके पर पहुंचने के लिए फ़ोन किया था। उस नाबालिग को पकड़ने के बाद अब पुलिस उससे पूछताछ करती है। चूँकि वो भी क्रिमिनल नहीं था, ये उसका पहला क्राइम था, और क्राइम भी ऐसा कि मरने वाला खुद कह रहा कि मुझे मार दो। तो 90,000 रुपये में अपने 3 साथियों के साथ उसने मारा। वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसकी निशानदेही पर बाद में सूरज, मनोज और सुमित, इन तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है क्योंकि पुलिस जानना चाहती थी। जब पुलिस उनको कहानी सुनाती है कि हमने कत्ल किया है, लेकिन हमारी ना कोई दुश्मनी है ना कोई और चीज़ है, बल्कि हमें अपना ही कत्ल करने के लिए गौरव बंसल ने 90,000 रुपये दिए थे। पुलिस को ये बात पचती नहीं है। कोई भी सुनेगा तो लगेगा कि कोई शख्स अपनी ही सुपारी क्यों देगा, लेकिन फिर उसमें से वो नाबालिग बताता है कि गौरव बंसल ने ये कहा था कि तुम मेरे परिवार पर एहसान करोगे मुझे मारकर, क्योंकि मेरी मौत के बाद मेरे बीमे की जो रकम है 1 करोड़ रुपए, वो मेरे बीवी को मिल जाएगा, वो नॉमिनी है, और उसके बाद सारे कर्ज उतर जाएंगे। जब ये बात उसने पुलिस को बताई, पुलिस ने इस पहलू से मामले की जांच की, फाइनेंशियल एंगल को सामने रखते हुए। तो फिर पुलिस को लगा कि जब से कोरोना आया और उसके बाद से ये कर्ज तले डूबा हुआ था, एक पर्सनल लोन लिया, उसमें भी 3.5 लाख रुपए किसी ने लूट लिया फ्रॉड करके, उसकी भी रिपोर्ट है। और कर्ज काफ़ी था, कर्जदार जो है वो तंग कर रहे थे, जिन्होंने तकाजा कर रहे थे जो लोग। बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था, दुकान भी ठप थी। और ये भी सच है कि उसने 1 करोड़ रुपए का एक बीमा करा रखा था, और उसे मालूम था कि इस बीमे की रकम किस सूरत में मिलेगी, अगर ये सुसाइड हो गया तो नहीं मिलेगी। जब ये सारी चीज़ें आई तब पुलिस ने फिर इस केस को खोला और बताया कि ये वो कत्ल था जो गौरव बंसल ने अपनी मर्ज़ी से खुद कराया, जगह भी खुद चुनी, कत्ल के लिए रस्सी भी खुद खरीदी, कत्ल के लिए कातिलों को भी खुद चुना, और बाकायदा अपने ही कत्ल के लिए उन्हें 90,000 रुपये भी दिए। तो इस तरीके से ये केस खुला। अब यहाँ सवाल ये था कि मैंने कोशिश की थी कानून के जानकारों से पूछने के लिए, इस कत्ल के पीछे जो मोटिव था वो ये था कि पैसे मिल जाए परिवार को। तो क्या वो पैसे मिले? जो मेरी आखिरी इस बारे में जानकारी मिली वो ये थी कि चूँकि पुलिस ने जो केस बनाया उसमें ये था कि गौरव बंसल ने अपने कत्ल के लिए खुद सुपारी दी थी, और उससे जुड़े हुए सारे एविडेंस, कातिलों के मोबाइल पे बातचीत, वो सारे। तो ये हो गया कि कत्ल तो था ये, लेकिन कत्ल खुद करवाया, तो एक तरह से ये खुदकुशी की कैटेगरी में आ गया। अब ये मामला शायद कोर्ट में है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये चल रहा है कि ये पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। लेकिन सरसरी तौर पर जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि इस केस में 1 करोड़ रुपए का वो जो बीमा का जो रकम है वो शायद मुश्किल है मिलना उस गौरव बंसल के परिवार को।
तो जिस मकसद के लिए गौरव बंसल ने ये सब कुछ प्लानिंग की, अपनी जान तक दे दी, वो मकसद आखिर में भी हल नहीं हुआ। तो ये निहायत अफसोसनाक है। इसी के ज़रिए ये भी है कि इंश्योरेंस में किन किन सूरत में बीमा की रकम मिलती है। अगर बीमारी आपकी है, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपकी डेथ होती है, तो बिल्कुल जो बीमा की रकम है वो मिलती है। एक्सीडेंट में डेथ होती है तो भी जो है, एक्सीडेंट किसी भी सूरत में हो, आप सड़क पे गाड़ी में हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हुए हो, कहीं किसी भी ऑफिस में काम करते हुए हो, तो भी मिलती है। लेकिन किस किस सूरत में नहीं मिलती है? एक, अगर कोई सुसाइड करता है उसको बीमे की रकम नहीं मिलती है। दो, अगर किसी की मौत होती है और वो मौत डाउटफुल है और उसके नॉमिनी के ऊपर शक है कि इसकी मौत में इसका हाथ हो सकता है, तो फिर भी उस सूरत में भी जब तक उस नॉमिनी को पुलिस क्लियरेंस न मिल जाए, बीमा की रकम नहीं मिलती है। नशे की वजह से अगर मौत होती है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, शराब, सिगरेट, और उसमें ये आ जाए कि रीज़न ये है, तो उसमें भी बीमा की रकम नहीं मिलती है। कई ऐसे स्पोर्ट्स या इवेंट्स हैं जिसमें आप स्टंट करते हैं, जिसमें जान का जोखिम होता है, ऐसी सूरत में भी बीमे की रकम नहीं मिलती है, क्योंकि आप ऑलरेडी रिस्क लेते हैं जान की। जो नेचुरल डिज़ास्टर है, प्राकृतिक आपदा से भूकंप, सुनामी, बाढ़, आग, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में, प्राकृतिक आपदा में भी बीमा की रकम नहीं मिलती है। उसमें हालांकि कुछ क्लॉज होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें बीमा की रकम नहीं मिलती है, और जिसमें मिलती है वो नेचुरल डेथ हो, बीमार हो, अचानक मौत हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया, उसमें मिलता है। तो यहाँ इस कहानी में ये है कि गौरव बंसल ने जिस चीज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की, जिस चीज़ के लिए अपने जान की सुपारी दी, वो मकसद आखिर तक हल नहीं हो पाया। नहायत अफसोस की बात है। एक बार फिर आपसे वही कहूँगा कि ज़िंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कैसे भी हालात हों, लड़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो फिर हार जाएंगे, और हारने से पहले सोचना चाहिए कि आपके पीछे एक पूरा परिवार है। अब अगर इस केस में अगर देखें, गौरव बंसल की बीवी और बच्चों के बारे में हम सोचें, तो उन्हें क्या मिला? एक कमाने वाला चला गया, हालांकि उसने अपने परिवार के लिए अच्छा सोचा कि पैसे मिलेंगे, वो भी नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ, हालात कैसे भी हों, लड़ना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते। अगर आज बुरे दिन हैं तो कल अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, और ये उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जो लोग हैं, इंसान हैं, जिस दिन उम्मीद मर गई, समझिए इंसान मर गया। तो उम्मीद को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे कल तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और कोरोना टाइम की स्टोरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सुना दूँ। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पे केवल आपको इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ ही सुनने को मिलेंगी, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ ही कीवर्ड के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल और डिमांडिंग स्टोरी होती हैं वही आपके लिए यहाँ पे लेके आता हूँ। तो आप अगर नए हैं तो यहाँ पे बने रहें, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ आपको केवल यहीं मिलेंगी। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए मेरे दोस्तों, जय हिंद।